नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। हम हमेशा आपको बुंदेलखंड की धरोहर, बुंदेलखंड की संस्कृति से परिचित कराते हैं, लेकिन आज हम आपको परिचित करा रहे हैं हमारे बुंदेलखंड की ऐसे चमकते हुए हीरे से। अब हीरे से आपको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं पन्ना की, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम ऐसे हीरे की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को चमकाया है और अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार और अपने बुंदेलखंड को गौरव कराया है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश सिविल जज का रिजल्ट आया है 2022 का, और उसमें बहुत सारे हीरों ने अपनी अपनी चमक दिखाई है, लेकिन उसमें से बुंदेलखंड की एक बेटी मानसी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं और निश्चित रूप से ये गर्व का पल है और उनका पूरा परिवार और बुंदेलखंड छतरपुर गर्व से अभिभूत है। और वो स्वयं कैसा फील कर रही हैं, हम आप सभी को उनसे ही रूबरू कराते हैं। होटल रिवाज इन, नया बाजार चौराहा, ग्वालियर। एसी और नॉन एसी रूम्स और बर्थडे पार्टी के लिए बेहतरीन जगह। अभी बुक करें होटल रिवाज इन। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ इनवाइट किया गया इंटरव्यू देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मानसी जी, तो प्रोत्साहन तो आपसे लोगों को लेना ही चाहिए और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी बुंदेलखंड की बेटी से परिचित हो रहे हैं। सबसे पहले सभी के मन में ये सवाल होता है कि मानसी ने जो ये कर दिखाया है, 2022 का रिज़ल्ट अभी आया है। पहला सवाल ये कि 2022 से 25 तक का आपका इंतज़ार कैसा रहा है? इंतज़ार बहुत ही टफ रहा है, रोलर कोस्टर जर्नी रही है मेरी। मैंने इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी अपीयर किया था और जिसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम इंटरव्यू में नहीं हो पाया था। मैं काफ़ी हताश हो गई थी उसके बाद। पर एमपी में मैं काफ़ी डर रही थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन फाइनली वो भी डर ख़त्म हो गया और मैं आज आपके सामने आ बैठी हुई। सिविल जज के रूप में आप उपस्थित हो गई हैं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार बहुत बड़ा है। ये मेरी चाची, मम्मी एंड मेरे फादर हैं, दादा दादी भी हैं और मेरे 2 भाई बहन भी हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको पढ़ाई में किसने दिया? ऑब्वियसली फैमिली का ही सबसे ज़्यादा। फैमिली में किसका? मम्मी पापा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि बेड पे चाय मम्मी देती हैं। मैं चाय ही नहीं पीती हूँ। हाँ, तो दूध या कॉफ़ी तो मम्मी देती है, माइंड फ्रेश कर लो। कुछ भी नहीं पीती हूँ मैं, ना दूध ना कॉफ़ी ना चाय। एंड मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ तो चाय का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए, जो एस्पिरेंट होते हैं या जो उम्मीदवार है, उनके मन में अब ये सवाल आ जाएगा कि जब मानसी 10 बजे सो के उठती है तो पढ़ती कब होगी, करती क्या होगी भाई? तो आप अपनी पढ़ाई का रूटीन ज़रूर बताइए लोगों को। बिल्कुल। मैं काफ़ी अलग हूँ लोगों से। लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, मुझसे पढ़ाई कभी हुई नहीं है सुबह। इवन मुझे सुबह जब मैं पढ़ती थी तो मेरा सिर दर्द होता था। तो मैं ये बात लोगों को समझा समझा के थक गई थी कि सुबह पढ़ने से कुछ खास नहीं होता है। पढ़ाई कभी भी करो, मन से करो। आपका अगर लक्ष्य सही है, आप सही तरीके से उस पर वर्क कर रहे हैं, गाइडेंस सही है आपके पास, तो आप एट द एंड ऑफ द डे अच्छी जगह ही सेटल होते हैं। मानसी ने कहाँ से पढ़ाई करी, किससे सीखा, कोचिंग वगैरह कहाँ से ज्वाइन करी? मानसी ने कोई भी कोचिंग नहीं ली है अभी तक, बट बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग स्टेज पे गाइडेंस रहा है। बहुत सारे जजेस हैं, उनका गाइडेंस रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे कलीग्स रहे हैं, उनका गाइडेंस रहा है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको राइट गाइडेंस एंड एक पे स्टिक करके रहेंगे, एक स्ट्रैटेजी पे रहेंगे, एक किसी को आप अपना गुरु मेंटर मान लें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मानसी ने किसको मेंटर मान के रखा? मानसी की मेंटर एक ही रही हैं, न्यायाधीश अनु सिंह ही हैं। वो मानसी की मेंटर रही हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस जनवरी में। फ्रॉम द डे मैं मेंस का पेपर, मेरा सीपीसी तैयार नहीं हो पाया था उस टाइम पे, तो उनका ये कहना था कि तुम ये पढ़ लो और चली जाओ, तुम्हें सब आता है। और देन मैं देने चली गई एंड मेरा वेल गुड पेपर हुआ। तो उन्होंने बहुत मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। एंड हर चीज़ में अगर कभी मैं हताश होती कि दीदी नहीं हो रहा कुछ भी, क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा, हमेशा यही कहती कि तुम कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही जाओगी। ज़रूरी नहीं है सीजी नहीं भी हुआ तो तुम्हारा इतना पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं तो तुम एंड से बिल्कुल लाइफ की जो लगन है वो काम आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू किया? 12th आपकी कहाँ से रही है और कॉलेज LLB वगैरह?
मेरा 12th और 10th दोनों सन्मति विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल से रहा है। इसके बाद मैंने अपना तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से BA LLB किया है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑनर्स किया है। जी। एंड देन उसके बाद मैंने LLM पंडित मोतीलाल नेहरू कॉलेज से किया है। एंड उसके साथ साथ मैंने नेट GRF भी क्वालिफाई कर लिया था अभी पिछले वाले अटैम्प्ट में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा वो भी हो गया था। इसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी की हैं। मेरा झारखंड का प्रीलिम्स निकला हुआ है जिसकी अभी डेट नहीं आई है मेंस की। एंड अभी आगामी छत्तीसगढ़ की परीक्षा में भी मेरा मुख्य परीक्षा में नाम है। क्या लगता है मानसी सीजे के बाद, MP सीजे के बाद अब कुछ आगे देंगी या बस स्टॉप हो गया? अब हो गया। लक्ष्य मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि MP मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा डोमिसाइल स्टेट है और यहाँ मैं पढ़ी बड़ी हूँ। मैं यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यहाँ की डायलेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ, यहाँ की समस्याओं को समझती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मेरा लक्ष्य मुझे जब प्राप्त हो गया है तो मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए। अब अगला लक्ष्य जो माँ बाप का रहता है उस पे आगे चलने वाली है क्या? वो तो होता रहे। नहीं, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि एक समय के बाद जब इंतज़ार पढ़ाई का या जर्नी का ख़त्म होने लगता है तो फिर माँ बाप को लगता है कि ये तो अब आप करते रहोगे, मुझे अपना लक्ष्य देखना है। तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई क्या? शादी का तो मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। इवन इफ लोग बाग कहते रहते हैं और अभी भी कहते, वो आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो अड़चनें तो आएंगी, आपको उससे झेलना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है और अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे घर से तो मेरे शादी का कोई सपोर्ट वो नहीं था कि शादी कर लो एंड बाद में देखा जाएगा। ये शादी के बाद चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनने शादी कर ली, वो आज यही कह रहे थे। आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था कि तुमने बहुत अच्छा किया कि शादी नहीं की। बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद। शादी के बाद एक परिवार संभालना और फिर खुद को ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक यहाँ हमेशा से चलता रहा है। बहू काम नहीं करेगी तो ताने तो सुनने पड़ेंगे, लेकिन बेटी काम नहीं करेगी तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत इग्नोर मार दिया, हो गया, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मानसी का लक्ष्य शुरुआत से सीजे ही था या फिर इस फील्ड में कुछ भी मिल जाए वो था, अचीव करना था, एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करना था, या फिर सीजे में ही जाना था, जुडिशरी ही जाना था? मैंने लॉ एज एक्सप्लोर करने के लिए लिया था, क्योंकि लॉ एक बहुत वास्ट फील्ड है। लॉ में आप कहीं भी जा सकते हैं, एक अच्छे लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, एक लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में सलाह भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। बट मेरा लॉ में इनिशियली सीजे को लेकर कोई उद्देश्य नहीं था, मैं लॉ को एक्सप्लोर करना चाहती थी। धीरे धीरे जब मेरा उसका लॉ करती गई, लॉ की समझ हुई, कोर्ट विजिट्स की, तो मेरा उद्देश्य सीजे की तरफ झुकाव वो बढ़ गया। बिल्कुल। कितने साल आपने प्रिपरेशन करी सीजे के लिए? मैं 2021 पास आउट हूँ और उसके बाद ही मेरा MP का प्रीलिम्स निकल गया था और मेंस नहीं निकला था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है MP के लिए। हाँ, बिल्कुल। आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है कोर्ट में? मैं कुछ पहले तो नहीं करती थी मैं प्रैक्टिस। 22 का मेरा रजिस्ट्रेशन है, बट बीच बीच में कोर्ट जाती रहती थी। अब मैंने पिछले 7-8 महीनों से मैं प्रैक्टिस कर रही थी कंटिन्यूसली। बिल्कुल। कहाँ बैठ रही थी आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ छतरपुर में ही बैठती हूँ और मैं श्री जितेंद्र मिश्रा के साथ काम करती हूँ 7-8 महीने से कंटिन्यूसली। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको इस फील्ड में सीजे अगर नहीं बन पा रहे हैं तो लोग और क्या कुछ नया कर सकते हैं? या लॉ आजकल आप देख रहे हैं बेसिकली लड़कियां तो इस ओर मतलब 12th पास आउट किया और उनको लॉ फील्ड में जाना, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ों का ट्रेंड चलता है, तो लॉ का भी एक अपना ट्रेंड चला है। लोग पहले इतना नहीं लॉ के लिए जाते थे, कॉलेजेस भी इतने नहीं थे, छतरपुर में भी इतने कॉलेज नहीं थे, लेकिन अब ऐसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और लॉ एक ऐसी फील्ड है, अगर कोई भी इंसान उसको लगन से पढ़ेगा, उसको उससे प्यार हो जाएगा, तो अपने प्यार को आदमी छोड़ नहीं पाता है कैसे भी करके। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था लॉ में? मेरे कई सारे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि मैंने क्रिमिनल लॉ से LLM किया हुआ है, तो मेरा झुकाव थोड़ा एविडेंस एक्ट और जो आज के समय पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है उसकी तरफ ज़्यादा है। क्या लगता है इस टफेस्ट कौन सा सब्जेक्ट रहा है?
टफेस्ट तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा है, बट ये कह सकते हैं कि कई बार सब्जेक्ट का लेंथ बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है, जिस वजह से आप उसको लर्न करने में या उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और प्रोसीजर लॉ काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉ है। आप क्योंकि प्रोसीजर लॉ लिखा तो गया है लेकिन बहुत लचीला होता है, वो समय के साथ और सिचुएशन के साथ बदलता रहता है। तो जैसे अभी हाल में ही आईपीसी बीएनएस हो गया, और सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया, तो चीज़ें बदल गई। बिल्कुल। हाँ, तो मैं कोई टफ चीज़ नहीं है उसमें, बट वास्टनेस के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है लर्न करने में। बाकी ऐसा टफ तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करें और लॉ को अच्छे से पढ़ें तो आप आराम से ही कर सकते हैं। लॉ को पढ़ने की टेक्निक क्या हो सकती है? क्योंकि लॉ अदर किताबों की तरह, बुक्स की तरह हम पढ़ ले, रीड कर लिया और हटा दिया, क्योंकि अदर चीज़ें जो इजी लैंग्वेज में होती, लॉ बहुत टेक्निकल तरीके से लिखी होती है, उसमें हर वर्ड में जो है आप जितना अर्थ निकालते जाओगे उतना वो फैलता जाएगा, उसके अपने 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 लेवल के अर्थ हो जाते हैं। चाहे वो वही बीएनएस में पढ़ेंगे तो अलग चीज़ मिलेगी, वही डोमेस्टिक वॉयलेंस में आएगी तो वो अलग चीज़ मिल जाएगी। तो क्या लगता है इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? वेरेक्ट पे क्या कमांड होनी चाहिए? किस तरीके से उसको रीड करें कि समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे? हमेशा याद रखना कोई मतलब ये तो कोई वो ही नहीं है कि आप एक बार पढ़ लें चीज़ें तो आपको हमेशा याद रहेंगी। आपको कंटिन्यूअसली उस पर रिवीजन करना पड़ेगा। इवन नए केस लॉ भी आते हैं तो आप एक बार पढ़ लेते तो शायद आपको वो कभी याद ना हो। रिवीजन इज़ द मस्ट। बट लॉ को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप लॉ में खो जाएं, उसके कॉमा को समझें, उसके ये भी समझे कि कॉमा क्यों यूज़ किया गया है, यहाँ इसका सिनोनिम वर्ड क्यों नहीं लिखा गया है। ये सब चीज़ें आपको इंटरप्रिटेशन जैसे आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो शुरुआत में आप ऐसा ना समझे कि आपको एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा। मुझे भी लॉ समझने में 5 साल लग गए। अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लॉ का 1% भी नहीं आता है। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। आप ये ना समझे कि आप एक ही दिन में महारत हासिल कर लेंगे। आपको उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले बैरेक्ट को समझिए, बैरेक्ट को समझने के बाद आप अच्छी ऑथेंटिक बुक पढ़िए। आप अपनी चॉइस की बुक भी पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि यही पढ़ो, यही अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। हर राइटर ने उसमें कुछ ना कुछ एक इम्प्रूवमेंट किया होगा, कुछ डाला होगा, ऐसी तो बुकें नहीं बिक रही। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ए.के. जैन को प्रेफर किया था, जिसको कोई भी प्रेफर नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगी जो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, जिससे आपकी लीगल नॉलेज डेवलप हो रही है, वो पढ़िए। मानसी की जर्नी डिफरेंट इसलिए है कि ये सुबह 10 बजे उठी हैं। उसके बाद इनकी जर्नी इसलिए भी है क्योंकि इन्हें ए.के. जैन की बुक को जो है प्रिपेयर किया। वो खुद कह रही है इस बात को कि और लोग इस चीज़ को आसानी से नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, मानसी 10 बजे उठती है लेकिन कितने घंटे पढ़ाई करती है, ये लोगों का क्वेश्चन आएगा अब कमेंट बॉक्स में कि पढ़ती कितने घंटे रही होगी मानसी, ये ज़रूर बता दो कि हम भी उतना ही पढ़ें, भले ही दोपहर में पढ़ें। ऐसा कोई मेरे आवाज़ फिक्स नहीं है। मैंने कभी अपने जीवन में टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश नहीं की। मैं बस ये फॉलो करती थी कि इतना मेरा हो जाए, जो कि कभी होता नहीं था। आप कितना भी सोच लें, उसका 15% भी अगर आप ढंग से कर पा रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे टारगेट काफ़ी बड़े बड़े थे और मैं टाइम उतना दे नहीं पाती थी, तो कई बार मैं हताश हो जाती थी। और टाइम टेबल से आप पढ़ने बैठो, एक चीज़ बैठे जैसे मैं पढ़ने, तो पता चला कि मैंने उसके लिए 1 घंटा डिसाइड किया था। इनिशियली बात बता रही हूँ। बट जब मैं पढ़ने बैठती थी तो पता चला कि 3 घंटे तो इसी में निकल गए। अभी तो दूसरा स्टेप पे तो मैं आगे ही नहीं बढ़ी। फिर मैंने ये अप्रोच अपना गिव अप किया। मैंने सोचा कि मैं जितना टाइम चीज़ों पे लग रहा है, अगर मेरे पास टाइम है और मेरा पेपर सिर पे नहीं है, तो मैं उसको ढंग से पढ़ती थी। मैंने सब टाइम कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया ना ही। मानसी अपने हिसाब से चीज़ें देखती है। हो गया टाइम टेबल, हो गया। मैं कुछ भी नहीं, जब मेरा मन करे तो मैं आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं 4 बजे खाना खा लेती हूँ। और मैं सुबह से मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का टाइम, मुझे कुछ भी वैसे करने में टाइम लगता नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट में नहा धो के मैं मंदिर चली जाती थी। एंड 11 बजे मैं खाना खा के
अपने बेड पे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, लोग कुर्सी टेबल पे पढ़ते हैं, मैंने पूरी पढ़ाई बेड पे की है। बेड से उठे और बेड पे पढ़े और बेड पे ही सो गए। तो ये लोग कहते हैं मुझे नींद आती है बेड पे, तुम कैसे पढ़ लेती हो, पर पता नहीं मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं बेड पे ही पढ़ी हूँ। इवन कुर्सी टेबल मेरे रखे हुए हैं, वो बस उस पर धूल चढ़ती रहती है और हर दिन डांट घलती रहती है कि इसको साफ क्यों नहीं कर रही हो। कभी कभी देख लिया करो, कभी कभी बैठ लिया करो। तो वो मैंने कभी फॉलो नहीं किया, मैंने तो बेड पे ही पढ़ाई की है अपनी। और मैं ये कहूँगी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपका मन लगे कैसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका हेल्थ साथ दे रहे हैं, तो आप पढ़ के, लेट के, खड़े होके, जैसा मन लगे वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत बस नहीं। पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए और लगे रहिए। लगे रहिए। तो मानसी की जर्नी बहुत डिफरेंट रही है। मानसी, कोई बात जो आप लोगों से बताना चाहें, आपके मन में रही हो अभी इन दिनों पढ़ाई की जर्नी के दौरान, कि आपको वो चीज़ लगी है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, वो आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को दिखाएं, बताएं। मैं लोगों तक यही चीज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से पढ़िए। हर किसी का पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं अगर सुबह का रूटीन फॉलो करती तो मैं शायद आज प्री ही क्लियर ना कर पाती, क्योंकि मेरा सुबह पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की सुबह। मेरे मम्मी पापा दोनों वो है 4 बजे से पढ़ा करो। 4 में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। सब कहने की बातें हैं, सब मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब मन लगे, जहाँ मन लगे, जैसे मन लगे, लेट के बैठ के। मैं तो सारे बैरक मैंने लेटे लेटे पढ़े हैं। लोग कहते हैं पता नहीं तुम्हारा क्या चलता रहता है और तुम पढ़ती भी रहती हो कि सो जाती हो, पता। बट मुझे पता है कि मेरे अंदर जा रहा है, मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, कभी भी। मतलब लोगों ने मुझे बहुत सारी सलाहें दी, जो मुझे अच्छी लगी मैंने अपना के देखा कि ऐसा कर सकते हैं, तो वो मैंने अपनाई। जो नहीं लगी तो मैंने डिस्कार्ड भी करी हैं वो सलाहें। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने हिसाब से पढ़िए। दूसरा ये है कि अगर आप लड़की हैं तो आप पे बहुत सारे प्रेशर आएंगे, उनको इग्नोर करिए। आप अपने माँ बाप को समझाइए। एंड अगर आपके माँ बाप समझदार होंगे, और सोसाइटी को देख ही रहे हैं आप, बहुत सारे लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे, शादी का प्रेशर नहीं बनाएंगे। और तीसरी बात मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे इंस्पायर होके या किसी और से इंस्पायर होके वो चीज़ करिए। जो आपका मन करता है, आपको लगता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा करेंगे, उस फील्ड में जाइए। जुडिशरी बहुत अच्छी नहीं है, IAS बहुत अच्छा नहीं है। जो आपको पसंद है वो सब आपके लिए सबसे बेटर है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कल के दिन जज ही बनना है, IAS ही बनना है। आपको अगर लग रहा है कि आप जज बनना चाहते हैं तभी जाइए, वरना कोई प्रेशर में मत करिए कोई भी काम, क्योंकि वो काम कभी अच्छा होता नहीं, आप उसमें अपना 100% दे नहीं पाते हैं। तो मानसी ने अपनी सारी बातें बताई हैं, कैसी इनकी जर्नी रही है, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई बड़ी यूनिक तरीके से करी है। आप भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ों को। लेकिन आपको फिर यही बात बोली कि आपको लोगों से इंस्पायर नहीं होना है, हुई है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। हाल फिलहाल में क्रांति गौड़ को देख करके लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए हैं। MP सिविल जज का रिजल्ट आया, लोग लॉ पढ़ना शुरू कर दिए हैं। कभी IAS IPS का, MPPSC UPPSC का रिजल्ट आता है तो लोग वो बनना शुरू कर देते। तो इस चीज़ को छोड़ करके आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, आप 100% जहाँ दे सकते हैं वहाँ आपको अपना करना चाहिए। तो बुंदेलखंड की इस तरीके की होनहार बेटियों से हमने आपको रूबरू कराया है। लगातार हमारे साथ बुंदेलखंड के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए। बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।